द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वैश्विक परिदृश्य को दृष्टिपात करने से ध्यान आता है सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद ही संकल्प के कारण यहूदी समाज को अपना देश इजराइल मिला। जापान परमाणु बम से ध्वस्त होकर भीषण त्रासदी झेल रहा था। जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। बर्लिन के मध्य दीवार खड़ी कर दी गई। इसके 2 वर्ष बाद विभाजित भारत अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हुआ। इंग्लैंड देनदार था पर गुलाम भारत साहूकार देश था। 2-3 दशक के अंदर ही इजराइल पड़ोसी शत्रु देशों को परास्त करते हुए विश्व की आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गया। ध्वस्त जापान अमेरिका के बाजार पर छाने लगा। जर्मनी का विभाजन समाप्त हुआ। बर्लिन की दीवार ध्वस्त हुई। परंतु भारत विश्व के रंगमंच पर कहाँ है, कहाँ होना चाहिए, इस यक्ष प्रश्न का उत्तर ढूंढे। विशेषकर पिछले 5 वर्षों के वैश्विक तथा आंतरिक परिदृश्य में भारत की स्थिति देखे तो प्रश्न खड़ा होगा, आज हम जहां खड़े हैं हम उसी के अधिकारी थे क्या? देश के युवा वर्ग को देश के नव निर्माण में हम क्यों नहीं जोड़ पाए? कहां भूल हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जीवंत समाज आत्मविश्लेषण करता है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद खंडित भारत, दिग्भ्रमित सरकार, दुविधाग्रस्त समाज के साथ सांस्कृतिक परंपरा, समाज एवं भाषा से करता स्वाभिमान शून्य बनता जा रहा युवा वर्ग प्राप्त हुआ। इस अवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? श्रीमान मोहम्मद करीब छगला जी भारत के शिक्षा मंत्री थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी से मिलते वक्त उन्होंने चिंता जाहिर की। महाविद्यालय विश्वविद्यालय के युवा वर्ग की अनुशासनहीनता, नशे के प्रति बढ़ती प्रवृत्ति पर उनके साथ संघ से जुड़े युवाओं की अनुशासन प्रियता और देशभक्ति पूर्ण सेवा की भाव की प्रशंसा की। पर यह जिज्ञासा भी प्रकट की कि आम युवक और संघ में आने वाले युवकों में यह अंतर क्यों? आम युवकों को अनुशासित कैसे बनाया जाए? उत्तर में श्रीमान गुरुजी ने छंगला जी से उनके रूसी प्रवास के संदर्भ में चर्चा की। जिज्ञासा के रूप में रूस के विकास में लग गए। कठोर परिश्रम कर वहां के युवा वर्ग, शोध छात्र, वैज्ञानिक की प्रेरणा के बारे में छांगला जी का अनुभव जानना चाहा। छागला जी का उत्तर था, रूसी छात्र रूस को दुनिया में सर्वशक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं। गुरु जी का अगला प्रश्न था, हमारे देश के युवा वर्ग, शोध छात्र, वैज्ञानिक क्या चाहते हैं? उत्तर था, अपनी ख्याति के साथ अच्छी सैलरी, सुख सुविधा। प्रश्न उठा कि देश के आम युवाओं के सामने देश का मान सम्मान, विकास प्राथमिकता क्यों नहीं? जो देश सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुआ, वहां के युवा अपने देश के लिए क्यों नहीं जीता? प्रश्न उठा, हमारे युवा की प्रेरणा का केंद्र क्या हो सकता है? उत्तर था, हमारे बच्चों युवाओं को पढ़ाए जाने वाला गौरवशाली देश का इतिहास। भारत ने हजारों साल तक ज्ञान विज्ञान के साथ सभी क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व किया, विश्व गुरु रहा। भौतिक समृद्धि के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन किया। पर इतिहास जो हमें पढ़ाया जा रहा है बताता है कि हम गुलामों की संतान हैं। सिकंदर से लेकर अफगान, मुगल, अंग्रेज, यही तो हमारा इतिहास है, जिसमें देश के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप नहीं, आक्रमणकारी बाबर महान है। हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने वाले शिवाजी नहीं, क्रूर जिहादी पिता भाई का हत्यारा औरंगजेब स्थापित है। इससे स्वाभिमान युक्त देशभक्त परिश्रमी युवा कहां से बनेंगे? संघ में देश के सच्चे इतिहास के साथ युवक वे कारण भी जानते हैं जिससे हम पराजित हुए, पर पराजय कभी स्वीकार नहीं की। भारत का इतिहास संघर्ष और बलिदान का है। जयचंद मानसिंह की गद्दारी ने हमें कलंकित किया, गुलाम बनाया। पुनः हम सबको मिलकर विश्व गुरु के साथ सोने की चिड़िया वाला भारत बनाना है, अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध भारत बनाना है। छागला जी श्री गुरु जी से सहमत हुए। वार्ता कर प्रश्न थे। युवा पीढ़ी को अनुशासित करने का मार्ग उन्हें समझ में आ गया था। देश का इतिहास ठीक करना होगा, पर बाद में शिक्षा मंत्री पद से पता नहीं क्यों हटा दिए गए। आखिर स्वतंत्र भारत के युवाओं को देश के सही इतिहास से वंचित रखने का देशद्रोह पूर्ण कार्य किसने किया? इतिहास शासकों का होता है। अंग्रेज शासक थे, उन्होंने भारत के इतिहास को विकृत किया। उन्हें भारतीयों को छोटा बताना था, भ्रम निर्माण करना था, इसलिए इतिहास में पढ़ाया। आर्यों को पहला आक्रमणकारी बताया। हम कहां से आए, आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता रहा है। आर्य कहां से आए? हमारे समाज का वह तेजस्वी वर्ग जिसने वनों में रहकर वनवासियों के सहयोग से चिंतन और शोध पर ज्ञान विज्ञान के साथ मानव जीवन के शाश्वत सिद्धांत हमें दिए, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं। उन्हें आदिवासी अर्थात पीड़ित घोषित किया।
मानव जीवन की प्राथमिक और अनिवार्य आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य तथा न्याय सर्वसुलभ था। ये सुविधा सबके लिए सामान्य तथा निःशुल्क उपलब्ध होती थी। आज भी दुनिया के किसी देश में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। गुरुकुल में सुदामा और कृष्ण जब साथ पढ़ते थे, दोनों को गुरुकुल के लिए समान काम करना पड़ता था, चाहे जंगल से जलावन लाना हो या भिक्षाटन कर आश्रम के लिए अन्न मांग कर लाना हो। न्याय के लिए प्रत्येक गांव में पंच परमेश्वर होते थे, जो सर्वसम्मत, तत्काल तथा निःशुल्क न्याय देते थे। स्वास्थ्य का चिंता करने वाले वैद्य प्रत्येक क्षेत्र में होते थे, जो प्राकृतिक से पोषण और उसे प्राप्त जड़ी बूटियों द्वारा व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये तीनों कार्य व्यापार नहीं थे, यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ समाज थी। समाज में सभी व्यक्तियों के विचारों का सम्मान राजा भी करते थे। इसलिए समाज के सम्मान्य व्यक्ति की शिकायत पर राम ने अपनी पत्नी सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। समाज में धर्म के विरुद्ध आचरण करने पर प्रहलाद ने राजा, जो उनका पिता भी था, उनका भी विरोध किया। जिस समाज का ऐसा श्रेष्ठ आदर्श रहा, वहां देशद्रोही जयचंद और मानसी को साथ देने वाले लोग कैसे निर्मित हुए? ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सैनिक हिंदू ही थे। इस कष्टपूर्ण अध्याय से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, देशभक्ति पूर्ण तथा सामाजिक कार्य के लिए सब प्रकार से कठोर परिश्रम, त्यागपूर्ण जीवन जीने वाले युवकों की आवश्यकता है, जो देश की श्रेष्ठ परंपरा, संस्कृति, इतिहास की शिक्षा से ही प्राप्त होने वाला है। ऐसे राष्ट्र निर्माण के कालखंड में राष्ट्र से द्रोह करने वाली विकृत शिक्षा कैसी हुई, इसके लिए कौन दोषी है, यह समझकर इसे दूर करना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। मुझे स्मरण आ रहा है कि झारखंड के डाल्टनगंज में प्राध्यापकों के गोष्ठी में जब एक विषय प्रतिपादित किया गया कि गांधी जी देश का विभाजन नहीं चाहते थे, उन्होंने विभाजन को रोकने के लिए मुसलमानों की हर एक गलत मांग को स्वीकार किया कि मुसलमान संतुष्ट होकर विभाजन की मांग छोड़ दें। काकीनाडा के अधिवेशन में अल्ली बंधुओं द्वारा वंदे मातरम का अपमान स्वीकार किया। कांग्रेस की झंडा समिति के सर्वसम्मत निर्णय, जिसमें एक मुस्लिम सदस्य भी था, जिसने भगवा झंडे को राष्ट्रीय झंडा बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार करना, जिहादियों को संतुष्ट करने के लिए खिलाफत आंदोलन, जो पूर्ण जिहादी आंदोलन था, उसका भी साथ देना। आदि स्वतंत्रता के आंदोलन में ऐसे तुष्टीकरण की नीति जिहादियों को शक्तिशाली बनाती गई। उनका मनोबल बढ़ता गया, जो राष्ट्रवादियों का मनोबल तोड़ता गया। इसका दुष्परिणाम था देश का विभाजन, लाखों लोगों की हत्या, बलात्कार। एक कहावत है, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। देशभक्तों का मनोबल तोड़कर देश कैसे बचाया जा सकता है? इतिहास में की गई भूल से आज भी कांग्रेस तथा उनके तथाकथित सेकुलर साथी सबक लेने को तैयार नहीं। ऐसे समय में हम जागरूक प्रबुद्ध जनों को आगे आकर आम समाज को इस देशद्रोह पूर्ण कार्य से सतर्क कराना होगा। आज पुनः पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। हमें ऐसे सोच को कुचलना होगा, देशभक्तों का मनोबल बढ़ाना होगा, अर्थात समझाना होगा। महाभारत में जीत के लिए भीष्म द्रोण, जो अधर्म का साथ देकर धर्म की दुहाई देते थे, उनको पहले ठीक करना पड़ता है, तभी धर्म की जय होती है। सेवा की आड़ में गरीब भोले बनवासी समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा से काटकर उन्हें उग्रवादी बनाने का षड्यंत्र विदेशी मशीनरियों के साथ जो जिहादी शक्तियां कर रही है, उससे प्रबुद्ध समाज, युवा पीढ़ी तथा संपन्न वर्ग में सोच विकसित करने का प्रयास करना होगा।